नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव प्यासी आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूसीपी मैथ्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं यूसीपी मैथ्स के बारे में। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मैथ्स, ठीक। तो मैथ्स यहाँ हम पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल की। कंपटीशन मींस एसएससी के सारे एग्जाम को कवर करेगा। व्यापम जो स्टेट लेवल पे होता है आपको पता ही है, ठीक है। व्यापम के बाद आती है बात बैंकिंग की, रेलवे, एनटीपीसी हो गया और एएलपी हो गया, तरह तरह के एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाली मैथ्स को हम एक ऑल इन वन प्रोग्राम के तहत पढ़ेंगे। ऑल इन वन प्रोग्राम मतलब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करती हुई मैथ्स। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो सारे एग्जामों में आते हैं या सारे एग्जामों में कवर करेंगे उनको, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं संख्या पद्धति। मतलब हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा वो इसी अकॉर्डिंग आएगा जो नंबर ऑफ यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो संख्या पद्धति हो गया, प्रतिशतता हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, इसके बाद लाभ और हानि आएगा, फिर उसके बाद आएगा अंकित मूल्य और बट्टा, मार्क प्राइस डिस्काउंट बोलते हैं जिसको, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद औसत, औसत मींस एवरेज, चाल समय एवं दूरी, उसके बाद नाव एवं धारा, उसके बाद समय एवं कार्य, देन पाइप एवं टंकी मतलब पाइप एंड सिस्टम। इतने टॉपिकों के बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे फिर आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि पता है आपको दो सेक्शन होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस, ठीक है ना। इसमें से अगर संख्या पद्धति को किनारे कर दिया जाए तो ये सारे टॉपिक आपको अरिथमेटिक के लग रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया है। हम अरिथमेटिक एडवांस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे पहले टारगेट अपना ये दिखाएंगे कि कुछ टॉपिक अरिथमेटिक के भी लिए जाएंगे, कुछ टॉपिक एडवांस के भी लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हमने स्टार्टिंग में इसलिए रखा है क्योंकि हमें नंबर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मैथ यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं नंबर सिस्टम। जैसे मैंने लिखा संख्या पद्धति, ठीक। तो संख्या पद्धति स्टार्टिंग में है संख्या, तो आखिर गणित में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उनको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है संख्या में नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। तो पहला नंबर आ गया अपना प्राकृत संख्या। नाम से इसकी डिफिनीशन क्लियर हो रही है, परिभाषा आपको दिख ही रही होगी। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोजा, ठीक है ना। मतलब ये नेचुरली फाइंड हुई होगी। इनको क्या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ये 1 2 3 4 इनको बोल दिया जाता है प्राकृत संख्या, ठीक है ना। अब आती है प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक। आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीरो की खोज कर दी, ठीक। तो इन्हीं प्राकृत संख्याओं के शुरू में जब हमने जीरो लगा दिया तो ये बन गई है पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 सो ऑन, ये सारी संख्याएं कौन संख्याएं मान ली जाएंगी, पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक तीसरी संख्या आती है जिसको बोलते हैं सम संख्या, ठीक। और एक चौथी संख्या आती है उसको बोलते हैं विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है ना। तो चलिए इवन नंबर ऑड नंबर भी जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था कि अब किसी को पैसे देने हैं या लेने हैं तो उन्होंने एक नंबर डिसाइड किया कि चलो 1 रुपया दे दिया तो 1 लिख दिया उन्होंने। एक का साइन पहले ऐसे बनाते थे, 1 2 3 ऐसे नंबर डिनोट होते थे। जैसे हमको स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया जाता है फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड पे, तो 2 लिखने का क्रम ये रहता था, 3 ऐसे लिखते थे, 4 ऐसे लिखते थे, ठीक। लेकिन जब 5 लिखना होता था तो 1 2 3 और 4 को हम ऐसे क्रॉस कर देते थे, ठीक है। जब हमको 10 लिखना होता था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 जब लिखना होता तो हमने पूरा ऐसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स का क्रम लिखा जाता था, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सम संख्याओं की तो कोई खास डिफिनीशन नहीं है। अगर देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई परिभाषा नहीं पढ़नी है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, हमारा केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ सम संख्या। मैंने कहा अगर 4 रोटी है उसको 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो एक के हिस्से 2 जाएगी और दूसरे के हिस्से भी 2 जाएगी, तभी तो 2 2 4 होगा। तो अगर हमने दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया तो उन्हीं नंबर को हमने क्या बोल दिया, सम संख्याएं, ठीक है ना। सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8, ठीक है। इसी प्रकार 0 भी एक सम संख्या हो सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 4 6 8, तो हमने यहां कहा कि बराबर भागों में बट जाएगी तो सम, अगर बराबर भागों में नहीं बटेगी तो कौन सा संख्या कहलाएगी, विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 3 5 7 ऐसे ही 16।
तो सिंपल से डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाएगी उसको हम बोलेंगे सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होगी उसको हम बोल देंगे विषम संख्या, ठीक है। और अगर एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं कि आखिर हमने 1 को ऐसे ही क्यों लिखा गणित में, अगर 2 को हमने दर्शाया तो हमने ऐसे क्यों दर्शाया, तो इसको भी जान लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो एंगल के बेसिस पे हमने ओरिजिन किया। यहां देखिए 1 अगर लिखा गया तो ऐसे लिखा गया, 2 लिखा गया तो पहले तो 2 लिखा जाता था तो 2 ऐसे लिखा जाता था, ठीक। अगर हम 3 लिखते थे तो कैसे लिखते थे, 3 लिखते थे तो हम बिल्कुल ऐसे बनाते थे, ठीक है ना। और जब 4 लिखते थे तो बिल्कुल 4 ऐसे बनता था, 5 लिखते थे तो 5 का डायग्राम कुछ ऐसा होता था, ठीक है ना। अपने नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको। और 6 जब लिखा जाता था तो 6 बिल्कुल ऐसे लिखा जाता था, ठीक है ना। तो देखिए 1 ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ एक एंगल बन रहा है, गौर से देखिए आप, 1, 2 में 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक, 3 में 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। 4 में अगर गौर से देखें तो 1 2 3 और 4 एंगल आपको दिख रहे हैं। 5 में आते हैं तो 1 2 3 4, अब 5 थोड़ा सा ऐसे हुआ करता था तो ये 5, ठीक। मैंने थोड़ा क्या देखिए, अब 6 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ऐसे हमने एंगल के बेसिस पर इन नंबरों को लिखा, ठीक है। अगर आप 7 को समझना चाहते हैं, 8 को, तो वो इस प्रकार होता है। 7 को हमने लिखा ऐसे, ठीक, 7 में एक लाइन यहां होती है, एक लाइन यहां भी होती है, ठीक है। और 8 लिखा हमने ऐसे, ठीक। और 9 का डायग्राम कुछ अजीबोगरीब आपको दिखेगा, लेकिन ऐसे ही बनता था। 9 में ये डायग्राम ऐसे हो जाता था, ठीक है। और यहां देखिए 7 में देखते हैं कैसे 7 एंगल बने, तो यहां देखा हमने 1, यहां हमने 2, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं तो 7 ऐसे 1 2 3, यहां भी एक लाइन होती थी, 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 एंगल बन गए। 8 में आपको दिख ही रहा है 1 2 3, एक एंगल यहां ही बनेगा 4, एक एंगल यहां ही बनेगा 5 6 7 और 8, ठीक है ना। अब आते हैं 9 पे। 9 पे देख लीजिए 1, 9 को मैं यहां दिखा दूं आपको, ये देखिए 9 बिल्कुल जूम होकर आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 एंगल दिख गए आपको, ठीक है। तो ये था एंगल के बेसिस पर नंबर का हमने देखा, ठीक है ना। अब समझते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इन नंबर सिस्टम का तो प्रयोग हम कर ही रहे हैं। अब 2 नंबर सिस्टम और होते हैं, 2 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने तो अभी ये 1 2 3 वाली प्रणाली देखी, एक बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद एक आप देखे होंगे सिंपल सा, जैसे रोमन, ठीक है ना, रोमन नंबर सिस्टम, 1 2 3 लिखने का साइन 1 2 3 और 4, इसको तो हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अन्य नंबर्स पे, ठीक है ना। हमने यहां देखी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है ना। अब बात आती है सीधे सीधे, अगर मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, ठीक, तो बात आती है रियल नंबर्स की, ठीक है ना। रियल नंबर्स के पहले भी अब आप एक चैप्टर पढ़ते आए हैं बचपन से ही, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है ना। यहीं से स्टार्ट होता है सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है ना। आइए समझते हैं, ठीक। सम्मिश्र संख्याएं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, मतलब नंबरों का एक समूह है हर तरह के नंबर्स का, उसको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत, ठीक, 2 चीजें आती हैं या 2 नंबर्स आते हैं सीधे सीधे। एक आएगा रियल नंबर, जिसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं, ठीक। मैं परिभाषा नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं और अधिकल्पित संख्याएं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, अधिकल्पित संख्याएं, ठीक है ना। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखनी भी नहीं है। आयोटा और ओमेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है ना। तो इसको अभी हमको ध्यान नहीं देना, हमारा मेन फोकस वास्तविक संख्या पे होना चाहिए, रियल नंबर्स पे। आखिर रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर पाए। नंबर लाइन मतलब अगर मैं एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लूं और एक निगेटिव एक्स एक्सिस ले लूं, अब बीच में ओरिजिन हो जाए 0, ठीक है ना, तो इनके बीच ये मान डिनोट हो पाए, तो वही नंबर कौन से कहलाएंगे? वास्तविक संख्याएं। सब समझते हैं अच्छे से, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं कितने तरह की हो सकती हैं? 2 तरह की। और अधिकल्पित संख्या कौन संख्याएं होंगी? जो इस नंबर लाइन पे हम डिनोट नहीं कर पाएंगे। नंबर लाइन समझ रहे हैं, यहां चला जाए तो +1 +2 प्लस की सीरीज जाए, ठीक है ना, यहां जाए तो निगेटिव इंटीजर्स पे जाए, ठीक।
तो यहाँ हम जिनको डिनोट कर पाएंगे या प्रदर्शित कर पाएंगे इस नंबर लाइन पे, वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। जिनको नहीं दिखा पाएंगे वो विकल्पित संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं का दो डिवीजन होता है, एक आती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना, और एक आती है अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या है? ठीक, जिसे P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे P बटे Q के फॉर्म में या रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, ठीक। थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखनी है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P बाई Q या अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो कौन संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और उनका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमने बोला कि जिनको दिखा पाएंगे वो परिमेय है, तो अपरिमेय को क्या बोलेंगे? जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वो कौन सी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, सीधे सीधे, ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल्स जान लेते हैं, ठीक। परिमेय संख्याओं के एग्जांपल में सिंपल सा कोई भी इंटीजर वैल्यू, या सीधे सीधे अभी हमने इंटीजर नहीं जाना है कि क्या होते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 2/3, ठीक, और ये जो P और Q है ये पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है ना। तो अभी समझेंगे पूर्णांक क्या है। 2/3 हो गया, 4 है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ठीक, तो गौर से देख लीजिए 0, तो 0 को हम इस 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो हमने P बाई Q देख लिया। अब Q यहाँ 1 है, 0 नहीं है, मतलब ये संख्या कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। तो 0 एक परिमेय संख्या है। और इसके अपरिमेय के एग्जांपल में देख लें, इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल, तो इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल हो जाएगा √2, √3 और पाई, ठीक। सबसे बड़ा डाउट लोगों को जाता है 22/7 और पाई पे। कुछ लोग बोलते हैं सर ये 22/7 रेशनल है या इर्रेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है ना। पाई में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 22/7 किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? P बटे Q, तो इस पे तो कोई डाउट नहीं रखना, सीधे बोलिएगा ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कभी भी पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ये पाई का निकटतम मान है, ठीक है। तो 22/7 तो सीधे क्लियर रखेंगे कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन पाई अपरिमेय है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम पाई का मान निकालते हैं, अपरिमेय की अगर एक बात देखें, पाई का मान तो चलिए छोड़िए, सबसे पहले यहां समझ लीजिए अपरिमेय की एक दूसरी डिफिनेशन भी होती है, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज का मान निकाल रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ देखा √2 का या √3 का, जब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएंगे तो कभी भी, जैसे थोड़ी देर के लिए √3 का, तो √3 का जैसे बोलते हैं 1.732 मान होता है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, वो लगातार चली जा रही है सीरीज, एक इम्प्रॉपर क्रम में, ठीक है ना। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, जैसे 2.4379257, ये सीरीज एक उटपटांग क्रम में, ठीक है ना, कोई परिभाषा नहीं पड़ती है, सिंपल सा। अगर ये सीरीज उटपटांग क्रम में जा रही है और खत्म नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो हम इसको बिल्कुल किसका एग्जांपल बोल देंगे? इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल बोल देंगे, मतलब अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है ना। और गौर से देखिए 2.4379255 कुछ भी संख्या है तो आप इसको नंबर लाइन में तो डिनोट कर सकते हो, क्योंकि ये 2 और 3 के ठीक बीच का कहीं आसपास का मान होगा, ठीक। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक, कि अपरिमेय संख्याओं में √2, √3 और पाई जो सबसे बड़ा डाउट है अपना क्लियर हो जाएगा। पाई को कभी आप एग्जैक्ट वैल्यू चेक करिएगा, ठीक है ना, कभी भी उसका पूरा मान आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड नहीं है, ठीक है ना, एक इम्प्रॉपर क्रम में सीरीज लगातार जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर है, और थोड़ा बहुत जो डाउट रह जाएगा वो जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे अपने पूरी क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, जहां से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं, इस पर और इस पर ढेर सारे सवालों पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रह जाएगा परिमेय और अपरिमेय को लेकर। फिलहाल एक सिंपल डिफिनेशन हमको याद रखनी है कि जिसे इस फॉर्म में लिखा जा सके वो परिमेय है, जिसे नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय है, ठीक है। और सबसे बड़ा एग्जांपल 22/7 को आप परिमेय में रखेंगे और पाई को अपरिमेय में रखेंगे, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब परिमेय अपरिमेय का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक। अब परिमेय के भी दो डिवीजन हो जाते हैं, अगर मैं इसको मिटा दूं यहां पास, ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के भी दो डिवीजन हो जाते हैं, ठीक। तो परिमेय संख्याओं के दो डिवीजन कौन कौन से हो जाते हैं? यहां एक डिवीजन हो जाता है, ठीक, एक को लिख सकते हैं आप
फ्रैक्शन और एक को लिख सकते हैं आप इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं, ठीक, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स पढ़ने का मतलब कुछ नहीं, यहीं से चालू होता है, ठीक है ना। हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तब हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे इंटीजर और फ्रैक्शन को मिलाए तो परिमेय बना, ठीक। अब परिमेय और अपरिमेय को मिलाए तो वास्तविक संख्याएं बनी, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्या निकल गई तो मिला तो सम्मिश्र संख्या बन गया। ये हर तरह के नंबर का बॉक्स हो गया, ठीक है ना। एक सिंपल से लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इंटीजर समझेंगे, ठीक है ना, केवल इंटीजर पे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो अब ये भी मिटा देते हैं, ठीक। कोई भी डिफिनीशन पढ़नी नहीं है हमको, किसी भी परिभाषा को याद करना ही नहीं है, एक सबका सिंपल सिंपल कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। केवल इतनी चीजें हमको ध्यान रखनी। अब आते हैं हम सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं पे, ठीक। आखिर पूर्णांक संख्या क्या होती है इसके बारे में जाने। पूर्णांक मतलब इंटीजर, ठीक। तो इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। तो वही जो नंबर लाइन हमने बनाई हुई थी, ठीक। तो हम अगर बात करें कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो बिल्कुल हमने कहा 0, +1, +2, +3, और इधर माइनस वाला भी देख लें तो -1, -2, -3। इसी सीरीज पे दोनों को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये सारी कौन सी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं। और अगर शुद्ध हिंदी में समझना हो तो सीधे सीधे आप ऐसी संख्याएं जिनके दो मान संभव हो, धनात्मक भी ऋणात्मक भी, 0 को छोड़ के, ठीक है ना। तो 0 पे तो कोई आगे से नहीं। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि जिनके दोनों मान संभव, एक को लिखा हमने तो +1 और उसको -1 में भी डिनोट कर दिया, 2 को लिखा हमने तो +2 और -2, ठीक। तो इन्हीं को कहते हैं पूर्णांक, ठीक। अब इन्हीं पूर्णांक पे जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं 0 को छोड़कर, ठीक है ना, ये 2, 3, 4, तो इतने को हमने क्या बोला था शुरू में, प्राकृत संख्याएं, ठीक। प्राकृत संख्याएं जो नेचुरली फाइंड हुई है, इन्हीं को हमने बोला था प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं में जब 0 लग गया तो इतने पूरे को हमने नाम दे दिया कौन सा नंबर, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इनको बोला जाता है होल नंबर, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या भी क्लियर हो गई और पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स पे, ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं पे, ठीक है ना। अगर हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया आपको बताना कि ध्यान रखिएगा किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच, सबसे महत्वपूर्ण बात है, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच, ठीक, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। मतलब इन दोनों के बीच आप अनंत परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमने बताया जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकते या सीधे सीधे बोल दें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, एक नोट लगा लेंगे अपने नोट्स पे, ठीक, लिख लेंगे कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो राइटिंग पे फोकस मत करिएगा, गणित वाले टीचरों की राइटिंग थोड़ी गड़बड़ी होती है। किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इनफाइनाइट कौन से नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर हमने जान लिए, ठीक। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पे कि आखिर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला अपना आता है अभाज्य संख्याएं, ठीक। यहां से क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याएं, ठीक, अभाज्य संख्याएं, ठीक। सीधे सीधे हम इसकी परिभाषा ऐसे समझेंगे कि जिसके दो गुणनखंड हों। मैंने एक लिखा जिसका गुणनखंड, या सीधे सीधे थोड़ा सा ऐसे लिख दें कि एक या स्वयं के अतिरिक्त कोई, ठीक, तीसरा या कोई अन्य गुणनखंड ना हो, ठीक है ना। एक या स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो तो उन संख्याओं को हम क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा थोड़ी देर के लिए 2, थोड़ी देर के लिए मैंने लिखा 3,
अब 5 7। तो गुणनखंड का अर्थ समझ लीजिए। गुणनखंड मतलब ठीक है, अगर मैंने लिखा है यहां थोड़ी देर के लिए 6, तो 6 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं? एक 6 को काट सकता है, 2 बिल्कुल काट सकता है 6 को, 3 भी काट सकता है, और 6 खुद 6 को काट सकता है। तो मैंने कहा कि गुणनखंड कौन हो जाएंगे? जो उस नंबर को काट पाएंगे सभी उसके क्या कहे जाएंगे? फैक्टर कहे जाएंगे। ठीक है ना? तो सीधे सीधे हम कहेंगे, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना? तो 2, तो देख लीजिए 1 से तो ये डिवाइड होगा, एक फैक्टर तो 1 है, और इसका दूसरा फैक्टर 2 स्वयं होगा, ठीक, और इसका तीसरा कोई फैक्टर हो भी नहीं सकता, ठीक। तो 1 या स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड या फैक्टर ना हो, ठीक है ना? तो कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम। तो 2, तो 2 में ये कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट कर रही है, तो हम इसको बोल देंगे कि 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना? इसी प्रकार 3, 1 और 3 के अतिरिक्त 1 और 3 मतलब स्वयं मतलब वो नंबर खुद अपने आप से कटे और 1 से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना? तो अब आ जाते हैं 5 में, ठीक। 5 भी देख लीजिए, 5 में केवल 1 है और स्वयं 5 ही है जो खुद को काट सकता है, ठीक है ना? और 7, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल देंगे? प्राइम नंबर्स, प्राइम या अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना? तो 2 3 5 7, ठीक। तो ये सारी संख्याएं, 7 के बाद कौन सा आ जाएगा? 11, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया कि प्राइम क्या होता है, ठीक है ना? जो स्वयं से कटे और केवल 1 से कटे, ठीक। तो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में तो देखेंगे, लेकिन यहां जानना जरूरी है कुछ कोड, ठीक है ना? कोड क्या होते हैं, ठीक। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा आपको, चलिए फैक्ट के तौर पर याद रखते हैं। फैक्ट नंबर 1 जो हम अभाज्य संख्याओं में पढ़ रहे हैं, फैक्ट नंबर 1 क्या कहता है, ठीक, कि मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 होगा, ठीक, क्योंकि 2 से ही बात चालू हुई थी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ध्यान रखिएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है, ठीक है ना? क्योंकि सम संख्या में 2 था, ठीक। अब आ जाते हैं, ठीक, ये 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है, देख रहे होंगे 2, तो सबसे छोटी ये 1 अंक की थी। अगर पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी, ठीक, अभाज्य संख्या कौन सी होगी? प्राइम नंबर, ठीक। तो आप कौन सा नंबर बोलोगे? 11, ठीक है ना? 2 अंकों में सबसे छोटा जो प्राइम है वो कौन सा है? 11, ठीक है ना? इसी प्रकार मैं 3 अंकों की बात कर दूं, ठीक, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 101, ठीक है ना? तो ये हमारा फैक्ट नंबर 1 है। ये 3 बातें हमको एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है ना? अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 पे, ठीक, फैक्ट नंबर 2 पे, ठीक। अब आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि चलो बताओ 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना? तो हम लिखने लगते हैं कि 2 होगी, 3 होगी। हमको ऐसे नहीं गिनना है, हमको डायरेक्ट कोड वाइज याद रखना है, ठीक है ना? तो कोड एक याद रखेंगे, 44223, क्या कहा मैंने? 44223 और 223 21, ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। 44223 223 21, इसका मतलब क्या है, ठीक। ये जो 4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक में जितनी भी कौन सी संख्याएं आती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? तो आप तुरंत टिक लगाओगे किस पर? 4 पर। 2 3 5 और 7, यही तो है प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 10 के बीच, तो 4। इसी प्रकार 11 से लेके 20 तक में कितने आएंगे? आप चेक कर सकते हैं, 11 से 20 में कुल कितनी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कितने होंगे? तो 4 ही होंगे। लेकिन जैसे ही आप आते हैं किस पे? 21 से लेकर या 21 से लेकर 30 के बीच, तो आपको केवल 2 प्राइम नंबर्स मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 23 और 29। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं ये कौन सा होगा? 31 to 40, फिर ये कौन सा होगा? 41 to 50, और इसी प्रकार निश्चित क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। ये लास्ट में होगा कौन सा? 91 से 100 के मध्य। चलिए ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आखिर वो 91 से 100 के बीच कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है ना? तो आपको प्राइम नंबर का फैक्ट नंबर 2 समझ में आ गया, ठीक है ना? इस कोड को एकदम कंठस्थ रखना है, ठीक है ना?
अब जो अपना फैक्ट नंबर 3 आता है उसको समझते हैं। ठीक, फैक्ट नंबर 3, ठीक, इसमें याद रखना है 25, 21, 16, 16। मैंने क्या कहा? 25, 21, 16, 16। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इसको। 25, 21, 16, 16। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से भी बहुत क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है ना, हर वर्ष जो पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि चलिए बता दीजिए 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने प्राइम नंबर्स, कुल कितने या कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे सीधे सीधे कितनी? 25। ठीक है ना, हमको पेपर में गिनते नहीं बैठे रहना है, क्योंकि बहुत समय वेस्ट होगा, क्योंकि आप 1 से लेकर 100 तक लिखोगे तो उसमें प्राइम ढूंढने जाओगे, फिर उनकी काउंटिंग करोगे तो 25 आएगा। ठीक, तो हमको सीधे याद रखना है। ठीक है ना, अब आते हैं दूसरे में, 101 से लेकर 200 तक में कुल कितनी प्राइम संख्याएं हो सकती हैं, जो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, तो होंगे वो 21। आपको पहला समझ में आ गया ना, 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? 25। ठीक, 101 से 200 के बीच 21, तो ये कौन सा होगा? 201 से 300 के बीच कितनी? 201 से 300 के बीच कितनी होंगी? 16। ठीक है ना, आप जानते हैं यहां कि आखिर 300 से या 301 से 400 के बीच कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, आप मानिए। ठीक है ना, यहां देखिए 301 से 400 के मध्य कितनी होगी? फिर से 16। यहां से क्वेश्चन बने हैं और हमको सीधे सीधे याद रखने हैं। ठीक है ना, ठीक, अब आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ठीक, 3 कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक, और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीटेड है। अगर मैं फैक्ट नंबर 4 की बात करूं, ठीक, फैक्ट नंबर 4, ठीक, एक ऐसा क्रम चाहिए हमको नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस बराबर हो। ठीक, तो कौन कौन से वो पेयर हो सकते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन प्राइम नंबर्स पे, मतलब 3 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस एकदम एग्जैक्ट बराबर हो। ठीक, तो वो पेयर याद रख लीजिएगा सीधे सीधे। कौन सा पेयर हमको याद रखना है? 3, 5, 7। ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनके बीच का अंतर एकदम बराबर है। 3 से 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 से 7 के बीच का डिफरेंस 2। ये क्रम हमेशा क्वेश्चन में आ सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ था। फिलहाल तो ये पेयर याद रखना है, एक ही पेयर है 3 नंबर्स का। ठीक है ना, 3, 5 और 7 जिनके बीच का डिफरेंस बराबर है। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स पे। ठीक, अब आते हैं प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, आपको सारे क्लियर हो गए। ठीक, अब प्राइम नंबर्स पहचाने कैसे कि भाई ये प्राइम है। ठीक है, मैंने उदाहरण के तौर पर लिख दिया, चलो बताओ 89 प्राइम है कि नहीं है। मैंने लिख दिया 141, 141 प्राइम है कि नहीं है। ठीक, तो अब तो डाउट में आ गए आप कि यार कैसे बताएं देख के, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप एक सिंपल सी मेथड समझ लीजिए। ठीक है, आप देख के बता सकते हो कि वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्राइम कौन सी संख्याएं हो सकती हैं और कौन सी नहीं। ठीक, तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं पहचानना, क्या समझ रहे हैं हम? अभाज्य संख्याएं पहचानना, अभाज्य संख्याएं पहचानना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया 89, मैंने क्वेश्चन किया 89 प्राइम है कि नहीं है। प्राइम मतलब अभाज्य। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, हमको लिख लेना है 89। समझते चलिएगा, 89 के ठीक बाद हमको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा जो इसके ठीक बाद आता हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 10 का स्क्वायर 100। ठीक है ना, तो सीधे सीधे 89 के ठीक बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? 100। 89 के ठीक बाद जो स्क्वायर होगा 100। 89 के ठीक पहले कौन आएगा? 81। ठीक, तो हमको इसको ध्यान नहीं रखना, हमको चाहिए बाद का। ठीक, तो 89 के ठीक बाद जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, वो कौन सी है? वो 10 है। ठीक, 100 का रूट क्या होता है? वर्गमूल 10। ठीक है ना, तो हमने वो नंबर जो हमको देखना था कि प्राइम है कि नहीं है, उसको देखने के लिए उसके बाद वाला हम पूर्ण वर्ग संख्या लिखते हैं। ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग है 100। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। ठीक है ना, तो 10 को ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जो प्राइम हो। ठीक है ना, प्राइम आप समझते हैं 2, 3, 5, 7, ये सारी संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती है या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो चलिए, ठीक,
तो 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं और जो गुणनखंड है फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, ठीक है ना, 10 के ही फैक्टर हमको लिखने हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला फैक्टर कौन आएगा 10 का, 1, ठीक, लेकिन 1 तो प्राइम है ही नहीं। सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम 2, 2 के बाद जो 10 को डिवाइड कर दे ऐसा प्राइम नंबर कौन होगा, 3 तो हो नहीं सकता, ठीक, 5 तो होगा, ठीक है ना, 2 5, अब 5 10 के पहले यही 2 हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स पे। तो चलिए अब हम काट के देखते हैं, ठीक है ना, 2 5, ठीक है। तो ये बताइए आप कि क्या 2 89 को काट पा रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। 5 89 को काट पा रहा है, बिल्कुल नहीं। और एक नंबर और होता है प्राइम 7, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट गलत कर दिया, थोड़ा सा माफ करें। मैं ये कहना चाह रहा था सिंपल सा कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तो 100 का पूर्ण वर्ग क्या होगा 10, तो 10 के पहले 10 को काटने वाली संख्या जरूरी नहीं है, मैंने गलती से वो लाइन रिपीट कर दी थी, ध्यान रखेंगे 10 का केवल हमको 10 के पहले वाले सारे प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है ना। मैं अपनी बात वापस लेता हूं, ठीक, 10 के पहले जो प्राइम नंबर्स उनको लिख लेना, जरूरी नहीं है वो फैक्टर हो 10 के, ठीक है ना। यही मैंने पिछली बार थोड़ा सा गलत बोल दिया था। तो 2 5 7, ठीक है ना, 10 के पहले ये सारे कौन से हैं, अभाज्य संख्याएं हमने लिख दी। अब हम इन अभाज्य संख्याओं से इस 89 पर भाग देकर देखेंगे क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो हमने 2 से भाग दिया, 89 कटा क्या, नहीं कटा। 5 से भाग दिया, नहीं कटा। 7 से भाग दिया, नहीं कटा। तो हाँ बिल्कुल ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूरी सटीक बैठ रही है, ठीक, स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक। तो आप देख लिए। इसी प्रकार एक सिंपल सा एग्जांपल जल्दी से देखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बोलने में। तो 141, ठीक, 141 मैंने लिख दिया, ठीक। अगर 141 को छोड़िए 93 लिख दूं, सिंपल सा, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा कमजोर स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा सा सिंपल इजी नंबर लेके समझाऊं। तो मैं पूछूं 93 क्या प्राइम है, क्या अभाज्य है, ठीक। तो आप कहेंगे कि 93 के ठीक बाद जो पूर्ण वर्ग होगा वो कौन सा होगा, वो 100 होगा, ठीक। तो 93 के ठीक बाद कौन आया, 100। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। और 10 के ठीक पहले जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आप कहेंगे 2, आप कहेंगे 5 और आप कहेंगे 7, ठीक है ना। 3 तो भूल ही गया था मैं, ठीक है ना। तो 2 3 5 7 10 के पहले के हैं सारे, ठीक है ना। तो आप यहां समझ सकते हैं। अच्छा पिछले बार में 3 शायद छोड़ गया था, ध्यान से देखिएगा, 2 3 5 और 7। तो 2 से क्या कट रहा है 93, नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है क्या, बिल्कुल 3 से 93 डिवाइड हो गया, तो बिल्कुल ये कौन सी संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो आप निकालना सीख चुके हैं कि प्राइम नंबर्स कौन सी हो सकती हैं या कौन सी नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। क्या है, क्योंकि ये पहला वीडियो लेक्चर है तो थोड़ा सा क्या है कि जुबान लड़खड़ा जाती है, ठीक है ना। आप लोग समझते हैं, आगे आते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब आते हैं अपन को प्राइम पे, ठीक है ना। को प्राइम क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। इसकी परिभाषा एकदम सिंपल शब्दों में समझिए, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें 2 बातें समझनी है आपको, ठीक। सह से एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, सह मतलब 2, ठीक है ना। जैसे आप 11th या 12th में सह संयोजक बंध पढ़ते थे, उस बंध को पढ़ने के लिए कितने की आवश्यकता होती थी, 2, ठीक है ना। तो 2 लोग मिलेंगे तभी तो बंध बनेगा, ठीक है ना। तो सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या तो लिखी है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा 2 संख्याएं या यूं लिखें कि वे संख्याएं जो जोड़े में हो, वे संख्याएं जो पेयर में हो या जोड़े में हो, ठीक, और उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। गुणनखंड हमेशा 1 होना चाहिए। HCF समझ लीजिए, ठीक है ना। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने कहा 5 10 और 15 का क्या बताइए, HCF बताइए। तो मैंने कहा 5 को मैंने लिख लिया 1 इंटू 5, 10 को हमने लिख लिया 1 इंटू 2 इंटू 5 और 15 को हमने देखा। हम समझ रहे हैं HCF जल्दी से, ठीक है ना। ये पूरा चैप्टर आएगा, LCM और HCF का पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है ना। अब यहां समझ लीजिए 1 इंटू 3 इंटू 5। अब आप मुझे बताइए इन तीनों फैक्टर में सबसे बड़ा, इसके जो हमने फैक्टर देखे तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक। तो आप कहोगे सर 5,
तीनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने कह दिया 5, ठीक। लेकिन हमारी डिफिनेशन जो सहअभाज्य की है तो वे संख्याएं जो जोड़े में हो, ठीक। मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वे जो जोड़े में है संख्याएं वो अभाज्य हो, ठीक है ना। समझ लीजिए डेफिनेशन, वे संख्याएं जो जोड़े में हो और उनका एचसीएफ बस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम बिल्कुल बोल देंगे वो संख्या कैसी है, सहअभाज्य संख्याएं। यहाँ तो 5 हो रहा है, ठीक है ना। मैं केवल एचसीएफ बताना चाह रहा था आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। अब आइए, ठीक, यहां समझते हैं कि आखिर कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां समझिए, मैंने लिख दिया फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, ठीक। तो चलिए फैक्ट नंबर 1 मैंने एक एग्जांपल दिया, दोनों मैंने प्राइम नंबर्स लिख दिए, तो प्राइम नंबर्स का हमने पेयर बना दिया, ठीक है ना। तो क्या ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो चलिए हम डिफिनेशन दिलाते हैं। वे संख्याएं जो जोड़े में हो, तो जोड़े में तो हैं 2 और 3, ठीक, और उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो चलो देख लो, 2 और 3 का एचसीएफ, तो 2 लिखोगे तो 1 into 2 होगा, 3 लिखोगे तो 1 into 3 होगा। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 1 ही है, ठीक। तो हमको समझ में आ गया कि एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो 2 3 हो गया, 3 5 भी हो जाएगा, ठीक, 5 7 भी हो जाएगा। तो आपको यहां लग रहा है कि ये दोनों तो प्राइम नंबर हैं, ठीक, अजोड़े में हैं, तो सर आप यहां लिखवा दीजिए कि वे संख्याएं जो, वे संख्याओं की जगह पे आप लिखवा दीजिए वे अभाज्य संख्याएं जो जोड़े में है, तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा, हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, जरूरी नहीं वो अभाज्य संख्याएं हो। आप फैक्ट नंबर 2 में समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर एक नंबर ऐसा भी लिखा है, ठीक, कि थोड़ी देर के लिए मैं लिख दूं 4 और 5, तो बिल्कुल ये क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम, ठीक है ना। 4 5 अगर मैंने लिख दिया 8 9, तो ये भी क्या है, को प्राइम है, मैंने लिख दिया 9 10, ठीक। तो आप सिंपल सा एक चीज याद रखोगे कि जो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर पे, तो आप उनको भी क्या बोल सकते हो, को प्राइम बोल सकते हो, क्योंकि आप यहां भी देखो ना, इनका भी क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा, ठीक है ना। अब आते हैं फैक्ट नंबर 3 पे, ठीक है ना। अगर 1 के साथ कुछ भी लिखा मिल जाए, 1 2, तो ये भी को प्राइम, मतलब सहअभाज्य, ठीक है ना। आपको लिखा मिल जाए 1 4, तो ये भी को प्राइम, ठीक है ना। तो मतलब ये सारे क्या बन जाएंगे, आपके सहअभाज्य संख्याएं, ठीक। तो सहअभाज्य संख्याएं भी आपको आज अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है ना। रटना नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज आप ध्यान रखिए, बस ऐसा, ठीक है ना। अब आपको सहअभाज्य संख्याएं भी क्लियर हो गई। अब आते हैं कौन से नंबर्स पे, कंपोजिट नंबर पे, ठीक है ना, कंपोजिट या नॉन प्राइम। ठीक, अब देखिए कंपोजिट या संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। ठीक, अब समझिए कंपोजिट नंबर जानते हैं, ठीक है ना। हमने प्राइम जाना, तो प्राइम में कितने फैक्टर होने चाहिए, 1, और उस नंबर के अतिरिक्त दूसरा कोई अन्य कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन कंपोजिट, इसी को बोलते हैं नॉन प्राइम, मतलब प्राइम की डिफिनीशन से जस्ट विपरीत, मतलब जो हमारी अभाज्य संख्याओं की परिभाषा थी उसके जस्ट विपरीत क्या होता है, संयुक्त संख्या की परिभाषा होती है। मतलब समझ लीजिए, ठीक है ना, इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त, ठीक, एक अन्य फैक्टर भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसने किसको डिनाई कर दिया, प्राइम नंबर की डिफिनेशन को, ठीक है ना। तो आपको सीधे याद रखना है, एक और स्वयं के अतिरिक्त, ठीक, एक अन्य गुणनखंड हो, वो कौन सी संख्याएं कहलाई जाएंगी, सब संयुक्त संख्याएं कहलाएंगी। तो आपको एक चीज क्लियर होगी, जो प्राइम नंबर्स थे, ठीक है ना, अगर हम उनको हटा दें, जैसे हमने कहा 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आपने पढ़ा था 25, ठीक है ना। अगर हम 25 को हटा दें तो बची हुई प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर हमने हटा दिए, तो जो 1 से लेके 100 तक में हमने 25 हटाए, तो 25 हटाने के बाद जो भी बचे होंगे उनको नाम क्या दे दिया जाएगा, संयुक्त संख्या, ठीक है ना। तो प्राइम को हटाइए और पा जाइए किसको, संयुक्त संख्याओं को, ठीक है ना। तो जैसे देख लीजिए 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 अपने आप से भी डिवाइड होगा, लेकिन 4 किससे भी डिवाइड होगा, 2 से। तो इन दोनों के अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त इसका एक और फैक्टर मौजूद है, तो हम इसको प्राइम ना बोल के हम क्या बोलेंगे, सीधे सीधे ये कैसा नंबर है, संयुक्त नंबर है, ठीक है ना। तो संयुक्त संख्या भी आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं एक सिंपल से नंबर पे,
ठीक, जिसका नाम है पूर्णकालिक संख्या। ठीक है ना, पूर्णकालिक संख्या। ठीक, इसको जानना जरूरी है। ठीक है ना, आजकल ये एग्जाम में बन रहा है पूर्णकालिक संख्या। ठीक ठीक, ध्यान रखिएगा पूर्णकालिक संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्णकालिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए 6, समझिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको डिफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, एकदम सिंपल सा समझ लीजिए 6 है। ठीक, तो आप बताइए 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो आप कहोगे 6 का फैक्टर 1 भी होगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड, मतलब 6 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं, आपको ये बताना है बस। ठीक है ना, तो आप लिख दोगे 1, आप लिख दोगे 2, ठीक, 2 भी काट सकता है भाई, आप लिख दोगे 3, ठीक, और आप लिख दोगे 6, 6 स्वयं को काट सकता है भाई। ठीक है ना, तो ये हो गया 1, 2, 3 और 6, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो किसको काट सकती हैं? 6 को। ठीक है ना, अगर मैं इनका योग कर दूं 1, 2, 3, ठीक, तो इनको जोड़िए 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12। ठीक, तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 6 क्या पूर्णकालिक संख्या है, मैं डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं आपको पहले एग्जांपल लेके। ठीक है ना, तो पढ़ाने वाले 2 तरीके से इसको पढ़ाते हैं। तो ये पहला तरीका है कि आप अगर ये जानना चाहते हो कि 6 पूर्णकालिक है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको उसके फैक्टर लिख लेने हैं जो भी संभव हो। तो 1, 2, 3 और 6 आपने लिख लिए, आपने इसको जोड़ा 12, तो जस्ट इसका दुगुना हो रहा हो तो आप उसको बोल देंगे कि बिल्कुल क्या है? पूर्णकालिक संख्या है 6। ठीक है ना, पहली मेथड तो ये हो गई। अगर आप 3 को देखने जाओ कि 3 क्या पूर्णकालिक संख्या है, तो आप 3 के फैक्टर लिखना चालू कर दोगे। ठीक, 3 का पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर खुद 3, तो चलिए बताइए 3 और 1 को मैं जोड़ दूं तो आता है 4, तो 3 का दुगुना होता है क्या 4? तो बिल्कुल नहीं होता ना 3 का दुगुना 4, तो हम कह देंगे 3 एक पूर्णकालिक संख्या नहीं है। ठीक है ना, ये मेथड 1 होती है पहचानने की। ठीक, अगर मैं मेथड 2 की बात करूं जो थोड़ा मुझे सिंपल लगता है, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक, मेथड 2 क्या कहता है, अभी हम डिफिनेशन लिख देंगे। ठीक है ना, परिभाषा नहीं रटनी है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस। ठीक है ना, अब मैं अगर दूसरे मेथड में देखूं, मैंने कहा कि 6 क्या पूर्णकालिक संख्या है, फिर से वही एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना, तो 6 का आपने कैसा फैक्टर देखा? ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि 6 का पहला फैक्टर 1 लिख देंगे आप, दूसरा फैक्टर लिख देंगे 2 और तीसरा फैक्टर लिख देंगे 3। और अगर 6 का खुद का फैक्टर 6 मत लिखिएगा। ठीक है ना, बस उसको छोड़ देना है। ठीक है, आप इन्हीं को जोड़ दीजिए। 6 फैक्टर बिल्कुल 6 का 6 होगा, क्योंकि 6 स्वयं को तो काटेगा ही काटेगा, तो आप बिल्कुल ये बोल सकते हो कि होगा, लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है ना, अगले वाले को, तो बाकियों को जोड़ दीजिए। 3, 2, 5, 6, तो अगर वही संख्या आपको जोड़ने में मिल गई, मतलब उनके जो फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है, उनका योग भी उसी के बराबर हो रहा है, तो बिल्कुल कैसी संख्या है ये? पूर्णकालिक संख्या है। तो हम यहां परिभाषा क्या लिख लेंगे? ठीक, सीधे सीधे कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड स्वयं को, मतलब जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, ठीक है ना, उसी संख्या के बराबर हो जाए, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णकालिक संख्या। ठीक है ना, यहां हम समझ चुके हैं। 4 को देखना चाहें, 4 क्या पूर्णकालिक है कि नहीं है, तो 4 का फैक्टर ढूंढिए। चलिए, 4 का पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, क्या तीसरा फैक्टर मिलेगा 4 का? 4 के अतिरिक्त तो संभव ही नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए, हमने कहा था कि वो 4 नहीं उतारेंगे, हमें दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या 4 बराबर है 3 के? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम लिख लेंगे कि वे संख्याएं, ठीक, जिनका गुणनखंड, जिनके गुणनखंडों का योग, ठीक, स्वयं को छोड़कर, मतलब उस संख्या को छोड़कर, ठीक है ना, उस संख्या को मतलब इस फैक्टर को हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर, ठीक, उसी संख्या के बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोल देंगे? पूर्णकालिक संख्या। ठीक है ना, परिभाषा क्लियर हो गई, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो जाए, ठीक, तो उसको क्या बोल देंगे? पूर्णकालिक संख्या। ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम के ये बहुत सिंपल
फॉर्म थे जिनको हमको समझना था, छोटी छोटी डिफिनेशन है। आपको आज की क्लास देखकर, ठीक है ना, बहुत हार्डनेस नहीं महसूस हुई होगी, कठिन सवाल मतलब कठिन चीजें हम नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, पैटर्न को जानेंगे, तब हमको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और अगले लेक्चर पे सारे जो हमने नंबर्स पढ़े, ठीक है ना, जो भी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, ठीक है ना, और ये पूर्णकालिक संख्याएं, ठीक, इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन प्रीवियस में बन चुके हैं, ठीक है ना, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट पे जरूर बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। आज पहली क्लास थी, इसलिए जो भी गलतियां हुई हैं उसको नेग्लेक्ट करें, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।